नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि हम अपने चौथे अध्याय पे आ चुके हैं पहले बुक के। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो करा दिया था, दो पार्ट करा दिया था। और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट थर्ड देखने वाले हैं, यानी कुछ आगे के टॉपिक देखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं। और देखो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। आगे बढ़ते हैं। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पर जो ग्रुप है उसको जरूर ज्वाइन करें। नाम आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे जाके आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। और यूज़र नेम आप सभी के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। बदले में आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी सवाल हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हो। और टॉपिक आपकी यही है, आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इस वीडियो को पॉज करो और बाकी इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने आपको पार्ट वन में बिल्कुल विस्तार से बता दिया था ये सभी टॉपिक को। तो मैं सीधे अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। और देखो, तीसरा चैप्टर मैंने आपको इन 4 वीडियो में कराया है तो आप इनको जरूर देख लेना। वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और ये आपका बुक का जो विषय सूची है वो है। हम चौथे अध्याय पे चल रहे हैं। तो हम सीधा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं। देखो, हमारा ये सभी टॉपिक है, ठीक है। अब इन सब टॉपिक में हमने ऊपर के जो 14 टॉपिक है ना, 14 टॉपिक समझ रहे हो, ये 14 टॉपिक हमने पार्ट वन और सेकंड में समझ लिया था। वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पे जाना, वहाँ प्ले लिस्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। क्लास 12 हिस्ट्री न्यू कोर्स प्ले लिस्ट पे जाना, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और तो आज हम 15 से लेकर 19 तक के जो टॉपिक हैं उसको हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं फटाफट। देखो, शुरू करते हैं। देखो, हमारा जो पहला टॉपिक है उसका नाम है लैकिक सुखों से आगे महावीर जी का संदेश, है ना। तो हम समझते हैं, देखो ये आपका जो टॉपिक का नाम है ना, ये मैंने एनसीईआरटी का जो बुक है आपका बिल्कुल यूं का यूं ले रखा है। कुछ चेंजिंग नहीं है, आपको वहीं दिखेगा। लैकिक सुखों से आगे महावीर जी का संदेश, ये आपको देखने को मिलेगा। मैंने टॉपिक चेंज नहीं किया। बाकी जो आपको फोटो दिख रहा है ये भी आपके एनसीईआरटी का ही है, लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगा अपने लैंग्वेज में। देखो, आप समझोगे ये कि महावीर जी का संदेश क्या है, ठीक है। जैनों के मूल जो मूल जो सिद्धांत है ना, वो छठी शताब्दी, सटी सीधी सदी या शताब्दी मान सकते हो आप। तो जैनों के जो मूल सिद्धांत है वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो वर्धमान महावीर के जन्म से पहले की जो उत्तर भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। अब ऐसे मान सकते हो। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है, इससे पहले जो है इसको बहुत ही मूल सिद्धांत माना जाता था। जैनों को, जैन जो धर्म है उसकी बातों को, शिक्षा को, ठीक है, ग्रंथों को। ऐसे जैन परंपरा के अनुसार जो महावीर जी हैं, इनसे पहले जो है 23 शिक्षक आ चुके हैं। अभी हमने कुटागार साले की बात की थी। कुटागार जो साला है वो एक जगह है, वो एक चीज है, ठीक है, जो नुकीले छत वाली होती थी। कोई भी ऐसी झोपड़ी तो नुकीले ही लगे, उसका छत नुकीला हो, उसको हम कहते हैं वो, ठीक है। तो वहां पे इन्होंने भी शिक्षा दी थी, इन्होंने भी लोग को समझाया था। तो कई लोगों ने इनको अपना गुरु मान लिया, इनके शिष्य बन गए, ठीक है। इनसे पहले यानी महावीर जी से पहले जो है 23 शिक्षक वहां पर आ चुके थे उस जगह पर, ठीक है। उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। यानी कि मान लो महापुरुष जो पुरुष और महिला जीवन के नदी के पार पहुंचे, ठीक है। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है ना, वो यह है कि संपूर्ण विश्व जो है ना वो प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल में भी जो जीवन है ना वो होता है। पत्थर में भी जीवन होता है, चट्टान में भी जीवन होता है, और जल में भी जीवन होता है, ऐसा मानते हैं, ठीक है। जीवों के प्रति अहिंसा, खास करके जो इंसानों है ना, इंसान जो है, जानवर है, पेड़ है, पौधे हैं, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी है, इनको मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है, ठीक है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जो जन्म है और पुनर्जन्म जो चक्र है ना, इनके कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जो व्यक्ति का जन्म हो जाता है
और उसका जब अगले जन्म होता है, मतलब अगला जो जन्म होता है उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो ये जो जन्म हुआ, मृत्यु हुआ, फिर दोबारा जो जन्म हुआ, इसको जो चक्र है ना, इनको अपना कर्म माना जाता है। मान लो कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है तो उसका जो अगला जन्म होगा वो किसी अच्छे खानदान में होगा, ठीक है, इंसान के रूप में होगा। समझ गए? तो इनका जो मेन चक्र है ना, कर्म है। कर्म करो और फिर जाके जो जिंदगी है वो ऐसे चलता है, ये लोग ऐसा कहते हैं। ठीक है, कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। ठीक है, यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत व्रत करते थे। हत्या न करना, ठीक है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ठीक है, और अमिर्सा भी कह रहे थे इसको, और धन संग्रह ना करना। ये जो है ना, ये एक व्रत करते थे, मतलब ये कर्म करने के लिए एक व्रत करते थे, और व्रत में ये सभी बातें थी। हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, अमिर्सा, और धन संग्रह नहीं करना, यानी धन को इकट्ठा ना करना, रुपया जमा ना करना। ठीक है, ये। अब हम बात करते हैं जैन धर्म का विस्तार। जैन धर्म एक धर्म है। हिंदू धर्म ले लो, ठीक है, मुस्लिम धर्म ले लो आप, इसके बाद आप बौद्ध धर्म ले लो, जैन धर्म ले लो। बौद्ध धर्म का इतिहास मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया था। ये हमारा टॉपिक चल रहा है जैन धर्म, और इस चैप्टर में 3 धर्म है हमारे। पहला है हिंदू धर्म, दूसरा है दूसरा हमारा है बौद्ध धर्म, तीसरा हमारा है जैन धर्म। ये 3 धर्म है, इन तीनों धर्मों के ऊपर पूरी बात चलती है। ठीक है, समझ रहे हो? ये जैन धर्म का पुस्तक है, कुछ ग्रंथ है, आप ऐसे ऐसा समझ सकते हो। देखो धीरे धीरे क्या होता है ना, कि जैन धर्म का भारत के कई हिस्सों में फैल जाता है, जैन धर्म का विस्तार हो जाता है। मैप देखो आप, ये मैप आपको दिख रहा है, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये दोनों को अलग करो और आप देखो ये जो, वैसे तो आप इसको जोड़ भी सकते हो, विभाजन बहुत आगे जाके हुआ था, ये तो पीछे की बात चल रही है, आप इसको जोड़ भी सकते हो। देखो ये जगह और ये जगह और इसकी ये जगह, इन तीनों जगह पे जैन धर्म का विस्तार हो रहा था। लद्दाख कश्मीर मान सकते हो, ठीक है, कर्नाटक भी यहाँ मान सकते हो, कर्नाटक यहाँ पर, केरल मान सकते हो यहाँ पर, और फिर यहाँ पे आप मान सकते हो। ये पूरे जगह जो है ना, धीरे धीरे क्या हुआ, जैन धर्म का भारत में कई हिस्सों पर फैलाव हो गया। बौद्ध की तरह ही जो जैन विद्वान थे ना, वो प्राकृत, संस्कृत और तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य सृजन थे। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियों, मंदिरों और उससे जुड़े जो पुस्तकालय थे उनको सुरक्षित रखा, संरक्षित किया। धार्मिक परंपरा से जुड़ी जो हर बातें हैं, वो प्राचीन मूर्तियों और जैन तीर्थकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के लिए कुछ हिस्से में पाई गई हैं। ये सभी चीजें समझ रहे हो? जैन धर्म जो है वो इस तरह फैला कि जिस तरह बौद्ध धर्म फैला, उसमें बौद्ध संघ बना था, गौतम बुद्ध था, ठीक है, उन सभी को जो धर्म है वो फैल गया। अब इसी तरह जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला, समझ गए, ऐसे फैलता गया। और इस्लाम धर्म की बात अभी नहीं आएगी, मैं जब ये जैन धर्म की बात कर रहा हूँ, इस समय मुस्लिम धर्म की स्थापना ही नहीं होती, मुस्लिम धर्म अस्तित्व में ही नहीं था। ठीक है, समझ गए? अब हम पहले इस टॉपिक से हटते हैं, अब हम आ जाते हैं अपने 70वें टॉपिक। आप अपने नोटबुक में लिख लो 70वां टॉपिक, और फिर आप टॉपिक का एक्सप्लेनेशन लिखना आप पूरा डीप। ठीक है, अमरावती का जो स्तूप है ना, वो नष्ट हो गया था, आपको पता होगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन मार्क मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि आप इसको क्वेश्चन मार्क की तरह भी देख सकते हो, क्वेश्चन की तरह, मतलब क्वेश्चन की तरह भी देख सकते हो, और इसको आप एक टॉपिक की तरह भी देख सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आ सकता है कि अमरावती का जो स्तूप है वो कैसे नष्ट हो गया, एक्सप्लेन करें, व्याख्या करें, संक्षिप्त में वर्णन करें, ऐसे आ सकता है। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है। देखो, जैसा कि हमने अभी तक ये देखा कि जो सांची का स्तूप था ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास था। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, जिनका नाम था गौतम बुद्ध, उनके अवशेषों को, उनके अभिलेखों को, उनकी अस्थियां को वहाँ छुपाना था, दफनाना था, ठीक है, यादों में रखना था, इतिहास को बनाना था, ये हमने समझा। कुछ इतिहास हमें जो है ये बताते हैं कि वह कैसे बने, कुछ इतिहास हमें ये बता देते हैं कि वो बने कैसे, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। ठीक है, याद करो 1796
में एक स्थानीय राजा था जो मंदिर बनाना चाहता था। अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। ठीक है। 1796 में एक स्थानीय राजा था, भारत के अंदर ही मान सकते हो, एक राजा था, उसको एक अमरावती का कुछ मतलब अवशेष मिल गया। अब उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने पत्थरों के इस्तेमाल करने का एक निश्चय किया, सोचा कि मैं इनके पत्थरों का इस्तेमाल करूंगा। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ियों में संभवतः, अब यहाँ एक संभवतः शब्द आ गया है, इसका मतलब इसके आगे जो लाइन कहा जा रहा है ना, ये हो भी सकता है और नहीं भी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। संभवतः कोई खजाना छुपा हुआ हो, ये सोच रहे हैं कि यहाँ क्या पता कोई खजाना छुपा हो या ना भी छुपा हो सकता है। ये सोच रहे हैं, अपना कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। कौन सोच रहे हैं, तो आप कहोगे राजा सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी, अब यहाँ इन व्यक्ति का नाम बहुत ही अच्छा आया, इनके बारे में हम विजयनगर साम्राज्य में पढ़ेंगे, कॉलिन मैकेंजी के बारे में, ठीक है। यहाँ पर इनकी भूमिका दिख रही है, लेकिन वहां पर इनकी पूरी भूमिका दिखेगी, ठीक है। ये प्रॉपर एक व्यक्ति हैं, इनको हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉलिन मैकेंजी ने क्या किया, इन्होंने जो है ना एक अंग्रेज अधिकारी से जो है ना इस इलाके से गुजरने के लिए मतलब एक तरह सोचा। बाकी ये जो है ना 7वें अध्याय का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, 7वें अध्याय में इनका बहुत ही जिक्र है, ठीक है। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाई और विस्तृत चित्रांकन किया, लेकिन उनकी जो रिपोर्ट है वो कभी भी नहीं छपी। समझ गए। ये जो है अमरावती का स्तूप है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। 1854 में क्या हुआ कि गुंटूर जो है ना एक जगह है आंध्र प्रदेश में, इसके जो कमिश्नर थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अमरावती की यात्रा की। 1854 का समय चल रहा है, इस समय गुंटूर नामक एक जगह है, वो है आंध्र प्रदेश में, उसके कमिश्नर है, उन्होंने यहाँ की यात्रा करी। कहाँ की, अमरावती स्तूप, ठीक है। उन्होंने कई मूर्तियों और उत्कीर्ण जो पत्थर हैं वो यहाँ पे जमे। देखो, अगर मैं इनको आप जूम करके दिखाऊं ना अमरावती को, स्तूप को, तो यहाँ पे आपको एक पत्थर दिख रहा है, ये एक, एक ये आपको पूरा एक, इसके ऊपर ये जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर भी बना हुआ है, ये मूर्ति है, उत्कीर्ण जो चित्र है ना वो भी है यहाँ पर, देखो ये पूरा आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ये है। तो यहाँ के जो हमारे कमिश्नर थे ना, इन्होंने भी इन चित्रों को देखा, और देखने के बाद क्या किया, इनको ऐसा लगा ये जो उत्कीर्ण जो पत्थर है ना, इनको जमा किया और वे जो है ना मद्रास ले गए। ये सभी पत्थर को लिया, तोड़ा, निकाला और मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एक एलियट एलियट संगमरमर, संगरमण जो है ना एक नाम का मतलब एक जाना जाता था इनका। ये जो क्रिया इन्होंने की है, यहाँ से गया, इन सबको उठाया और मद्रास ले गए, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, एलियट संगमरमर, ठीक है, संगमरमर, ठीक है, ये नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी जो तोरण द्वार है, यहाँ पे आप देखोगे इस साइड भी एक तोरण द्वार, एक इस साइड भी है तोरण द्वार, को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि अमरावती का जो स्तूप है वो बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। ये सोचा किसने, कमिश्नर ने, जो कि आंध्र प्रदेश का था। 1850 की दशक की बात करते हैं, दशक का मतलब है 1850 से 60 तक का समय, ठीक है। 1850 के दशक में अमरावती के जो उत्कीर्ण पत्थर थे, जो यहाँ दिख रहा है आपको, अलग अलग जगहों पर जाए, मतलब ले गए थे। जैसे उस कमिश्नर, वो कमिश्नर ले गया, फिर कोई व्यक्ति और थे वो भी ले गए। तो कुछ पत्थर कलकत्ता, ठीक है, एशियाटिक और सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे, तो कुछ मद्रास इंडिया ऑफिस यहाँ तक पहुँच गए, कुछ पत्थर लंदन भी चले गए। कई अंग्रेजों अधिकारियों ने इसको भागों में अमरावती की, मतलब कई भागों में जो है अमरावती को मतलब पाना चाहा, ठीक है। और असामान्य बात नहीं थी ये, वस्तुतः ये था कि इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर मूर्तियां उठा लेता था कि भाई उसको ना पहले अधिकारियों ने भी ऐसा कहा था। पहले का जो अधिकारी था, ठीक है, वो तो ले गया, लेकिन जो दूसरा अधिकारी है वो क्या कह रहा है कि जो पहला अधिकारियों में वो कहता है कि जाओ वहाँ पे ये सामान लेके आओ, तो ये भी ले जाता है अलग जगह। कोई लंदन ले जा रहा है, कोई मद्रास ले जा रहा है, कोई कहीं और ले जा रहा है, यानी सब टुकड़े में ये भी ले गए, वो भी ले गए, वो भी ले गए। तो ऐसा क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अमरावती का जो स्तूप है ना कहीं नष्ट होने के कगार पर आ गया। अब लगता है नष्ट होगा, क्योंकि बचा क्या,
कोई ये ले जा रहा है, कोई वो ले जा रहा है, कोई वो ले जा रहा है, सब लोग कुछ ले जा रहे हैं, तो बचेगा क्या? सोचो, मान लो एक खाने से भरा हुआ थाली है, एक व्यक्ति के सामने रखा हुआ है, अब व्यक्ति को खाना है, व्यक्ति थोड़ी देर फोन पे बातें कर रहा है, और जब वो फोन पे बातें करके आता है, देखता है थाली खाली हो जाता है, तो थाली नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अमरावती का स्तूप भी जो है ऐसे चलते चलते नष्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जो फोटो इसमें आपको दिख रहा है ना, इसमें मैं अगर जूम करूं तो ऐसा फोटो बनता है। ये देखो चित्र है, ये एक लड़की है, ये त्रिशूल ले रखी है, ये लड़की है, ये लड़की है, ये चित्र बने हुए थे जो हर व्यक्ति ले जा रहा था। पुरातत्ववेत्ता H कोल, उन मिट्टी हर जो है ना मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। देखो, सभी व्यक्ति कहते थे जो हर चीज को ले जा रहे थे, लेकिन जो H कोल था वो अलग तरीके से सोच रहा था। उन्होंने क्या सोचा कि इस देश के प्राचीन जो कलाकृतियां हैं ना, उनको लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय लगता है। ठीक है, नीति बहुत ही मतलब खराब लगता है मुझे। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रकृतियां रखी जानी चाहिए, जो यहाँ पर है इसको नहीं रखना है, इसका जैसा डुप्लीकेट बनाना है और उसको संग्रहालय में जाकर रख देना है। ये कौन कह रहे हैं? H कोल कह रहे हैं। ठीक है, चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही होनी चाहिए, क्योंकि वो मूल कृतियां हैं, वो इतिहास है, रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य में कोल अधिकारियों को अमरावती की इस बातें पर राजी नहीं कर पाए थे, तो वो लोग अलग मान रहे थे, ये H कोल जो है वो अलग कह रहे थे। लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बातों को सांची के लिए मान लिया गया। सांची का स्तूप बच गया कि उन्होंने उसको बचाने में दो लोगों ने बहुत ही भूमिका निभाई थी। पहला था हमारा शाहजहां बेगम, और वो एक था उसका उत्तराधिकारी शाहजहां बेगम। ठीक है, इन दोनों ने अच्छा भूमिका निभाया, तब जाके जो है अमरावती का जो स्तूप है, सॉरी सांची का जो स्तूप है वो बच गया। लेकिन अमरावती का स्तूप नहीं बच पाया क्योंकि सब टुकड़े में ले गए। ठीक है, सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती तो नष्ट हो गया? ये एक प्रश्न बनता है, आपके एनसीईआरटी बुक में ही पूछा गया है। तो मैंने आपको बता दिया, ये जो है इनमें दो लोग, दो लड़कियों ने भूमिका निभाई थी, और इसमें जो है किसी ने भूमिका नहीं निभाई, सब तोड़ के ले गए तो नष्ट हो गया। शायद अमरावती की खोज जो है थोड़ी पहले हो गई होती ना तो बच जाता शायद। तब तक विद्वान इस बात को महत्व को समझ नहीं पाए थे। ठीक है, कुछ ऐसे पुरातात्विक अवशेष है उठा कर ले गए। ठीक है, बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना किसान कितना मतलब महत्वपूर्ण था, सोचो आप। 1818 में क्या हुआ कि जो सांची की खोज है ना वो हो गई। 1818 में लोगों ने खोज लिया कि भाई भोपाल में एक सांची नामक जगह है, वहां पर जो है सांची का स्तूप हमें देखने को मिल रहा है। इसके 3 तुरंत द्वार तब भी खड़े थे, चौथा जो था वो वहीं गिरा हुआ था, और टीला भी अच्छी हालत में थी। ठीक है, हालात में था। तब भी वह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों में सांची का स्तूप वहीं बना रहा, और आज भी वह वो जो है वहीं पर है, जबकि अमरावती का जो था वो नष्ट हो गया, अभी वहां पर नहीं। अगर आप दिल्ली से भोपाल जाओगे या कहीं से भी आप भोपाल जाओगे, वैसे तो दिल्ली और भोपाल के बीच ही में जो है ना सांची का स्तूप पड़ता है, तो आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है। आप वहाँ पे घूमने भी जा सकते हो, देख सकते हो कि तोरण द्वार कैसा है। आप वहाँ तोरण द्वार को छू भी सकते हो, उसके आस पास घूम भी सकते हो। ठीक है, सब चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो। अब हम क्या बात करते हैं कि सांची के स्तूप को बचाने में किसने भूमिका निभाई। मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमारा 18वां टॉपिक है। तो सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल का एक शाहजहां बेगम थी। ठीक है, ये थी, इन्होंने भूमिका निभाई थी, और इनके उत्तराधिकारी भी थे, उन्होंने भी भूमिका निभाई थी। सांची के स्तूप की खोज जो है 1818 ईस्वी में हुई थी, लेकिन अमरावती के स्तूप की खोज जो है ना काफी पहले हो गई थी, इसलिए वो बचा नहीं रह गया। अमरावती का स्तूप बहुत पहले खोज लिया गया, तो लोगों ने क्या सोचा, तोड़ देते हैं, ले जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सांची का स्तूप है वो बाद में खोजा गया। तब तक इंसानों को ये अकल हो गया कि ये बहुत ही प्राचीन चीजें हैं, इनको अपने देश के लिए रखो। ठीक है, इतिहास के रूप में कार्य करता है ये। वो कहीं ना कहीं नष्ट होने से बच गए। बाकी ये दो दो लड़कियां थी, महिलाएं थी, इन्होंने भूमिका यहाँ पर ज्यादा निभाई थी। तो जब अमरावती के स्तूप की खोज हुई, तब उस लोगों ने जो है समय के लोगों को स्तूप के महत्व को समझाया।
जब अमरावती की खोज हुई ना, तब उन लोगों ने इनका महत्व वो लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जब सांची की स्तूप की खोज हुई तब जाके वो जो है थोड़ा सा महत्व भी समझ पाए, और थोड़ा सा मतलब वो नष्ट होने से बच भी गया। एक पुरातत्वविद था एच कोल, मैंने आपको बताया, उसके विचार जो है ना सांची के लिए मान लिए गए, क्योंकि अमरावती के ऊपर भी उन्होंने कहा था, बातें उन्होंने कही थी, लेकिन वो माना नहीं गया। लेकिन उनकी बातें जो है सांची के स्तूप में माना गया। समझ गए? यहां तक जो हमारा टॉपिक चल रहा था ना, ये था अलग लाइन का टॉपिक। हमारा सांची की झलक वाले जो टॉपिक है वो पूरा हो जाता है खत्म, और तुरंत बाद देख लो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अगर इन दोनों को जूम कर दूं ना मैं, तो ऐसा बनेगा। एक तो बाहर है, ये देखो, एक बाहर है, एक इस साइड है, और एक इस साइड है। ठीक है, ये ऐसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है हमारा सांची के स्तूप की मूर्ति कला की विशेष। अब इस टॉपिक को समझने के लिए ना, आपको मेरे वीडियो में जो मैं कह रहा हूँ उसको बिल्कुल कानों को खोल कर अच्छे से एक एक शब्दों को समझना पड़ेगा, तभी आप समझोगे। समझ गए हो? तो देखो, सांची के जो स्तूप है ना, उसकी मूर्ति कला कैसी है, इसको समझने के लिए पहले मैं आपको पीछे बताता हूँ। देखो, ये सांची का स्तूप है, इसके ऊपर यहाँ देखो, ज़्यादा जूम तो नहीं हो सकता, लेकिन आप इसको ना ऐसे समझ सकते हो। ये देखो, ये जो है ना, इसके ऊपर आपको थोड़ा दिख रहा होगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इसके ऊपर मूर्ति है ना? यहाँ पे मूर्ति है, यहाँ पर मूर्ति है, ये मूर्ति है, ये मूर्ति है, पूरा मूर्ति है। और ऐसा माना जाता है कि जो सांची का स्तूप है, इसके नीचे बात करूं तो इसके नीचे जो है गौतम बुद्ध के, अशोक के, गौतम बुद्ध की जो अस्थियां थे वहां पर, अशोक के अभिलेख मिले हैं, बहुत सारे वहां पे जो है तामझाम मिलते हैं देखने को। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं। देखो, मूर्ति कला जो है ना, मैंने फोटो आपको पीछे दिखाया, तो उसमें आपको ये फोटो देखने को मिलेगा, फिर ये फोटो देखने को मिलेगा, फिर ये देखने को मिलेगा। एक लेडी है जो पेड़ के नीचे खड़ी है, ये क्या दर्शाती है? ये ना, एक हाथी है, और ये तो आपको पूरा देखने को मिल जाएगा वहां पर, और ये है, ये सभी आपको चित्र देखने को मिलेगा कहाँ पर? सांची के स्तूप के पास। और ये सभी फोटो जो है ना आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग ही हैं। आप अपने एनसीईआरटी बुक को खोल लो, और ये सभी चित्र आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, पॉइंट वाइज मिलेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट कुछ, 4 पॉइंट कुछ ऐसे। तो आप इन सभी चित्र को समझो, ये चित्र हैं क्या। ठीक है, ये टॉपिक को बिल्कुल ध्यान से समझो, आप इसको आप हल्के में मत लेना, बिल्कुल ध्यान से समझो। पहले हम चित्र की बात करते हैं। पहला चित्र हमारा कौन सा है? ये है। ये चित्र जो है ना, ये सांची के स्तूप के ऊपर लगा हुआ है। ये क्या दर्शाता है? तो देखो, इस मूर्ति में जो हमें फोटो दिख रहा है, उस फोटो के अंदर जो गोल सा चक्र दिख रहा है ना, वो हमें दर्शाता है गौतम बुद्ध ने जो हमारे सबसे पहले जो उपदेश दिया था वो सरनाथ में दिया था, ये बताता है। आपको मैंने पार्ट 1 में ही नहीं बताया था कि सरनाथ में दिया था। सरनाथ नामक एक जगह है जहाँ पे सबसे पहला जो उपदेश है ना, वो गौतम बुद्ध ने ही दिया था वहां पर सबसे पहले। अब सबसे पहले उपदेश दिया था, ये क्या दर्शाता है चित्र, ध्यान से समझो। ये गोल गोल सा है ना, इसके आसपास ये लड़की, ये लड़की, ठीक है, ये वृक्ष वृक्ष, ये कुछ ऐसे डिजाइन से हैं। ये क्या दर्शा रहे हैं? ये तो दर्शा रहा है भाई, ये दर्शाता है सीधा सारनाथ को। ठीक है, उसको सीधा दर्शा रहा है ये, है ना? ये सीधा दर्शा रहा, आप कह सकते हो ये जो चक्र है, ये वो दर्शाता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जो उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये आप बता सकते हो। अब ये जो फोटो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इस मूर्ति में जो स्तूप है ना, ये देखो, ये है, ये स्तूप आपको दिख रहा है? ध्यान से देखो, दिख रहा है? ये है। तो ये जो है ना, महापरिनिब्बाण, महापरिनिब्बाण क्या कहा मैंने? महापरिनिब्बाण का प्रतीक माना जाता है क्या ये पूरा स्तूप? ठीक है, समझ गए? अब हम थोड़ा सा आगे बात करते हैं अपने अगले चित्र को। अगला चित्र ये है। अब ये चित्र क्या दर्शाता है, देख रहे हो? ध्यान से समझो। ये लोग इसके नीचे बैठे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ केला जैसा या फिर शायद वृक्ष जैसा कुछ कुछ पड़ा हुआ है ना? ऊपर एक चक्र सा दिख रहा है, क्या दर्शा रहा है? इस मूर्ति में जो रिक्त स्थान है, जो खाली खाली स्थान दिख रहे हैं ना आपको, ये इस पे, ये हमें ये क्या दिखा रहा है? तो उसको गौतम बुद्ध के ध्यान का प्रतीक माना जाता है।
ये जो खाली स्थान है, ये जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर आलती पालती महाराज जैसा ये दो हाथ है, ये गौतम बुद्ध को दर्शाता है कि गौतम बुद्ध बैठा हुआ है स्थान पर और सभी उसके जो शिष्य हैं वो सामने बैठकर उसकी शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं। ये दर्शाता है ये चित्र। और ये चित्र कोई ऐसे चित्र नहीं है, ये इतिहासकार प्रमाण बताते हैं। इतिहास में हर चीज को बताने के लिए इतिहासकार हर चीज का प्रमाण बताते हैं। तो ये एक प्रमाण के रूप में कार्य करता है हमें इतिहास को समझने के लिए, खास करके सांची को समझने, स्तूप को समझने। अबे लेडी क्या दर्शाती है, वृक्ष के टहनी को पकड़ के खड़ी है, हाथ में चूड़ियां हैं, तो ये समझाते हैं। देखो इस मूर्ति में जो स्त्री है ना, इस स्त्री जो दिख रही है हमें, साफ साफ आपको भी दिख रहा होगा, इसे बहुत ही जादुई माना जाता है। क्योंकि इस स्त्री ने मात्र अगर एक मान लो अगर आप इसने अगर किसी को छू दिया, किसी भी वृक्ष को छू दिया, तो उस वृक्ष के ऊपर जो है फल आ जाता है। क्या आ जाता है? फल आ जाता है, ऐसा कहा जाता है। इतिहासकारों ने ये कहा है कि जो स्त्री है ना, ये बहुत ही जादुई है। अगर ये किसी वृक्ष को छू देगी ना, वो वृक्ष अपने आप बड़ा हो जाएगा और उसमें फल अपने आप आने लग जाएंगे। ये जो है ना, ये चित्र यही बात को दर्शाता है। समझ गए? अब हम बात करते हैं अपने अगले चित्र को। ये हाथी क्या दर्शाता है? हाथी जो है ना, इस मूर्ति में जो हाथी है, जो बीच में जो हाथी है, वो क्या दर्शा रहा है? इसे हम शक्ति और ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। अब ये किसका प्रतीक है पता है? ये गौतम बुद्ध का प्रतीक है। गौतम बुद्ध की जो शक्ति है, जो ज्ञान है, उसको ये हाथी बयान करता है, बताता है। ठीक है, हाथी तो वैसे भी शक्तिशाली होता है, ये इसमें बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अपने अगले चित्र को। इस प्रकार का चित्र है। देखो इस मूर्ति में जो स्त्री है, वो तो गौतम बुद्ध की या तो माता मान सकते हो, उसकी माँ है गौतम बुद्ध की, महामाया, जिसकी मृत्यु हो गई थी। मात्र सिद्धार्थ जो है हमारा गौतम बुद्ध, वो जब 7 दिन का था, उसकी माता जो है महामाया, उसकी मृत्यु हो जाती है। या तो फिर यह जो है ना गज लक्ष्मी, जिसको हम सौभाग्य लाने वाली जो देवी है ना, उसका प्रतीक बताते हैं इसको। ठीक है, या तो इतिहासकार इसमें कंफ्यूज है, या तो ये जो मूर्ति है, या तो ये महामाया है जो सिद्धार्थ की माँ है गौतम बुद्ध की। ठीक है, या तो ये कोई गज लक्ष्मी है। ठीक है, ऐसा इतिहासकार के बीच में भी विवाद चल रहा है, इसको हम पक्का नहीं कह सकते। अब ये नागिन क्या दर्शाता है, या फिर जो सांप है, ये क्या दर्शाता है? इस मूर्ति में जो सांप है, इस मूर्ति में जो सांप है, उस सांप के बारे में एक इतिहासकार पुर्गसन जो नाम का व्यक्ति है, इसका मानना यह है कि जो सांची की स्तूप है, उसके आसपास सांप और वृक्ष की पूजा की जाती होगी, इसलिए ये जो चित्र है ये हमें ये दर्शाता है। अब ये चित्र क्या दर्शाता है कि जो सांची का पूरा स्तूप है ना, के आसपास कहीं ना कहीं सांप का वृक्ष होगा और वहां पे सांप की पूजा की जाती होगी। यही ये जो फोटो है हमें दर्शाता। तो यहाँ पे जो हमारा पार्ट 3 है इस चैप्टर का, ये हमारा हो जाता है समाप्त। अब कुछ टॉपिक बच चुके हैं जो मैं आपको पार्ट 4 में कंप्लीट करा दूंगा, और पार्ट 4 में जो हमारा ये चैप्टर है पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपको बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक करना है। मेरी गारंटी है कि आपका जो हिस्ट्री है इसमें आपके 90% मार्क्स आ सकते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखोगे, हर पॉइंट को समझोगे और एनसीईआरटी को रीड करोगे तब। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।